द्वार हिंदी द्वार ज्ञान का सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिनकर जी द्वारा रचित संस्कृति क्या है इस निबंध को पढ़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम दिनकर जी का परिचय आपको पहले बता चुके हैं, जब दिनकर जी की कविता उद्यमी नर हम पढ़े थे। फिर उसी को हम थोड़ा रिवीजन करते हुए बता दें। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। आपकी किताब में गलत दिया हुआ है, 30 सितंबर नहीं, आप नोट करिए 23 सितंबर को दिनकर जी का जन्म हुआ था। आप इसको ज़रूर से ज़रूर करेक्शन करिए, ठीक है। आपकी दोनों बुक में ये गलती दिया हुआ, मैंने कहा था कि 23 सितंबर होगा, ठीक है। बिहार राज्य के मुंगेर में हुआ था। और इसके अलावा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई बेगूसराय में। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया, सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा। और हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करके इन्होंने भूदेव स्वर्ण पदक जीता था, जब ये पढ़ाई करते थे मैट्रिक में, 10वीं जब पास किए थे। उसके बाद शुरुआत में अमिताभ नाम से एक कविता करते थे। रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, नील कुसुम, द्वंद्व गीत, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, हारे को हरिनाम इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। एक यहाँ पे नहीं दिया गया, उर्वशी भी इनकी रचना है। इनका जो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय यहाँ दिया गया है, लेकिन बुक का नाम था संस्कृति के 4 अध्याय। पहले इस बुक का नाम था भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि इसमें दिया गया है, लेकिन बाद में इसको बदल करके संस्कृति के 4 अध्याय कर दिया गया। ये जो आपका निबंध है, यह दिनकर जी ने अलग से नहीं लिखा है। संस्कृति क्या है, आपको पढ़ाने के लिए, थोड़ी समझ के लिए इस नाम से इसको छोटे में दे दिया गया है, ठीक है, कुछ एक हिस्से को। दरअसल संस्कृति के 4 अध्याय जो बुक है, इसका प्रकाशन 1956 में, आप नोट करिए, 1956 में 1956 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में 55 में हुई थी। और इसको, यह रचना 1956 में साहित्य अकादमी द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। और इसको 1959 में, 1959 ईस्वी में, 1959 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है साहित्यकारों के लिए, आज तो बहुत दुर्लभ है मिलना किसी को। इस पुस्तक के लिखने की जो प्रेरणा थी दिनकर जी को, नेहरू जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, उस पुस्तक से मिली थी। इस पुस्तक में दिनकर जी ने 4 अध्याय जो दिए हैं, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, मैंने कहा पहले था, बाद में 4 अध्याय हुआ, संस्कृति के 4 अध्याय। इसको बांटा है। पहला है आर्यों का भारत आगमन,
और आर्यतर जातियों से उनका संपर्क। दूसरा है महावीर व गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह, यानी जैन और बौद्ध धर्म का आना। तीसरा है इस्लाम का विजेताओं के धर्म के रूप में भारत में आगमन। और चौथा जो हिस्सा है उसमें भारत में यूरोपीय आगमन। इस तरह संस्कृति के 4 अध्याय में 4 अध्याय हैं। ठीक है, फिर मैं बोल दे रहा हूँ एडवांस में अगर कोई जाने, क्योंकि 12 स्टेज एडवांस की है। इसमें आप कॉलेज में जा कर के कोई हिंदी ऑनर्स कर सकता है या कुछ और आगे कोर्सेस कर सकते हैं। पहला है आर्यों का भारत आगमन, आर्यतर जातियों से उनका संपर्क। दूसरा है महावीर व गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह। तीसरा है इस्लाम का विजेताओं के धर्म के रूप में भारत आगमन। और चौथा है भारत में यूरोपीय आगमन। तो इसकी भूमिका को हम बताने के लिए, संस्कृति क्या है समझाने के लिए इतना कुछ आप लोगों को बता रहे हैं। दिनकर जी मानते हैं कि आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेज़ों के जो प्रभाव हैं यही भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय हैं। इस पुस्तक का बता दें जितना सम्मान हुआ उससे ज़्यादा विरोध भी हुआ था। और यह पुस्तक दिनकर जी ने हमारे देश के उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको समर्पित की थी। इस पुस्तक का जब तीसरा संस्करण आया तो इसमें उपसंहार जोड़ा गया। ठीक है, तो यह पुस्तक जो है दिनकर द्वारा रचित भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, एक तरह से सर्वे है। ठीक है, इतना कहते हुए, संक्षिप्त जानकारी देते हुए हम अपने विषय पर आएं, क्योंकि आपको उतना पढ़ना नहीं है तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको हम पढ़ाएंगे, जिससे आप बोर ना हो। संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। एक एक लाइन को समझना होगा क्योंकि निबंध है। बता रहे हैं कि संस्कृति को हम उसके लक्षण से, उसके फीचर्स से पहचान सकते हैं, लेकिन हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं दे सकते। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है, यानी कुछ जगहों पर, कुछ पॉइंट्स पर वह सभ्यता जो होती है, जिसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं, सिविलाइजेशन से अलग है, लेकिन कहीं कहीं पर यह सभ्यता से जुड़ जाती है। इसलिए वे अंग्रेजी का एग्जाम्पल देते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता जो हमारे पास है अभी। और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। व्याप्त यानी इट एक्सटेंड इनटू आवर सेल्व्स, हम में ये फैली हुई है। व्याप्त यानी एक्सटेंड है, फैली हुई है। हर एक हमारा जो क्रियाकलाप है उसमें हमारी संस्कृति झलकती है। और सभ्यता क्या है, कल्चर सिविलाइजेशन क्या है, ये एडवांस्ड स्टेट है।
Civilization is advanced state of our of human development या evolution of humanity, जो क्रमिक विकास है, जो evolution of humanity है, ह्यूमन बीइंग है, मानव जाति का जो क्रमिक विकास है, वही सभ्यता है, वही सिविलाइजेशन है। और संस्कृति क्या है? सभ्यता का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ सिविलाइजेशन। संस्कृति इसलिए स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होता है। हम आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, ये तथा इनके सामान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं, स्थूल यानी बड़ी बड़ी वस्तुएं जो हमें दिखलाई पड़ती हैं, जिसको हम मैक्रो कहेंगे, माइक्रो नहीं कहेंगे, मैक्रो कहेंगे, वे संस्कृति नहीं है, सभ्यता के सामान हैं, सभ्यता के उपकरण हैं। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। यानी जो हमारे पास है, मोटर साइकिल, जितनी सुविधाएं हैं, ये सभ्यता का परिणाम है, रिजल्ट है। तो सभ्यता का जो परिणाम है वही संस्कृति है, ये सभ्यता के उपकरण हैं, नए नवीन विकास के साधन हैं। लेकिन इन सामानों को जब हम अपनी विशेष विधि द्वारा, एक विशेष ढंग से उसको हम अपनाते हैं, उपयोग करते हैं, तब उसी को संस्कृति कहते हैं। जैसे खाना तो पेट भरना तो आदिमानव भी करता था, लेकिन अब उसमें जो अलग अलग चेंजेस आए, परिवर्तन आए। हर देश, इसलिए कहते हैं हर देश की अपनी संस्कृति है, क्योंकि हर एक देश का भोजन बनाने की विधि अलग अलग है। इसी तरह भवन निर्माण कला, जो आर्किटेक्चर है, हर देश का अलग अलग है। अलग अलग तरह से घर जो है अलग अलग देशों में बनते हैं। तो घर तो बनाना सभ्यता का चीज़ है, लेकिन इसकी जो स्टाइल है, इसमें नवीनतम जो प्रविधियां आती हैं, ये संस्कृति की चीज़ है। अब देखिए दिनकर जी इसी बात को कह रहे हैं। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज़ों की रचना में जो ज्ञान लगता है, उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। किस ढंग से हम अपनी रुचि, हमारा इंटरेस्ट किस तरह के घर में है, किस तरह की हम गाड़ी चाहते हैं, हवाई जहाज़ में कैसी सुविधा चाहते हैं, ये सब संस्कृति हमारी जो है, हमारी रुचि को अभिव्यक्त करती है। रुचि के द्वारा अर्जित, जो हमारा अर्जित ज्ञान है, उसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है, और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो सुसभ्य आदमी है, अपने आप को आम बोलचाल में तो कहता है कल्चर्ड है, लेकिन नहीं, वह सिविलाइज्ड है, कल्चर्ड नहीं है। हर सुसभ्य आदमी यानी अच्छी सिविलाइजेशन में रहने वाला आदमी सुसंस्कृत होगा, कल्चर्ड होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी तबीयत से नंगा हो सकता है, यानी उसके विचार अच्छे ना हो, गंदे हों। अगर कोई तबीयत से नंगा, विचारों से खराब है, उसके विचार सही नहीं है, तो वह आदमी संस्कृति के खिलाफ है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही होता है। ये भी जरूरी नहीं है कि जो सुसंस्कृत है, कल्चर्ड हैं,
वे सभ्य होंगे, यानी सिविलाइज्ड होंगे, क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट होता है। आज के ज़माने में जो व्याप्त है, तो जिसके पास सुख सुविधा है, ठाट बाट है, आप समझो वही कल्चर्ड है, तो आपकी भूल है। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक देखिए एग्जाम्पल दिनकर जी आगे दिए थे, मैंने पढ़ा था, इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, नीचे अगले पैराग्राफ में है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं, जिनके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते और न कपड़े पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दूसरों का दुख दूर करने के लिए वे खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार रहते हैं। तो यानी जो सभ्यता का नज़रिया है, जो सभ्य दिखने का जो ढंग है, वह बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है, या बहुत लोगों में हो सकता है कि बाहर से वे सभ्य दिखाई पड़ते हैं, सारे सभ्यता के उपकरण उनके पास उपलब्ध हों, लेकिन वे सुसंस्कृत नहीं हो सकते, कल्चर्ड नहीं हो सकते। क्योंकि ये गुण कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ठाट बाट से रहने वाले व्यक्ति में हो, या कभी कभी हो सकता है जो व्यक्ति ठाट बाट से नहीं है उसमें ये क्वालिटी है, या कोई व्यक्ति ठाट बाट से है लेकिन उसमें मतलब अभाव हो सकता है, और दोनों स्थिति भी हो सकता है दोनों स्थिति भी हो, ठाट बाट से भी रहता है और ये सभी भी गुण हो। लेकिन दिनकर जी कह रहे हैं बहुत कम ही ऐसा होता है कि जो आदमी सुसंस्कृत होता है वह सुसभ्य भी हो, और जो सुसभ्य हो वो सुसंस्कृत भी हो, ऐसा कह रहे हैं बहुत ही कठिन है। इसके लिए दूसरे पैराग्राफ को हम पढ़ें। वो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं छोटा नागपुर की आदिवासियों का। छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती सॉरी, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उनके पास नहीं है, अच्छे घर नहीं है, बंगला नहीं है, मोटर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है। लेकिन जो दया माया सच्चाई और सदाचार की उनमें कमी नहीं है, अतएव उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उज्र नहीं होनी चाहिए। उज्र यानी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन्हें सुसंस्कृत हम समझेंगे, कल्चर्ड समझेंगे। अब आप ये जान लीजिए, जो बाहरी हिसाब से आप जिसको कल्चर्ड कहते हैं उसकी बात दिनकर जी नहीं कह रहे हैं। कल्चर्ड की क्या मीनिंग होती है दिनकर जी जो बता रहे हैं आपको, मैंने पहले ही बताया कि दया माया हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो, सुख दुख का अनुभव करे, हमेशा मदद के लिए दूसरों के तैयार रहे। अब आगे कहते हैं, प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे, और जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे। फूस की झोपड़ियों में वास करना, जंगलों के जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ से करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाना, पत्तों में खाना और मिट्टी के बर्तनों में रसोई पकाना, यही उनकी ज़िंदगी थी। ये हमारे पूर्वज ऋषि ऐसे थे। ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते हैं। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। आज जो मॉडर्न परिभाषा अमेरिका की, यूरोप की, जितने हमारे विदेशी हैं, मुल्क हैं, उनके अनुसार तो हमारे ऋषि मुनि सभ्य नहीं थे, फालतू थे, जंगली थे, कोई ढंग नहीं, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं, जैसे तैसे रहते थे। लेकिन वे सिविलाइज्ड नहीं थे, लेकिन कल्चर्ड थे, सुसंस्कृत थे। उनके कारण ही हमारी संस्कृति का निर्माण हुआ, हमारे
कल्चर का निर्माण हुआ। इसलिए वे कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा दिनकर जी कह रहे हैं। क्योंकि इस फर्क को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक सुसंस्कृत व्यक्ति को, कल्चर्ड व्यक्ति को हम जो है कल्चर्ड नहीं मानेंगे, उसको हेय दृष्टि से, हीन भावना से उसको हम देखेंगे। इसलिए दिनकर जी का कहना है कि हमें इस फर्क को समझना पड़ेगा, इस अंतर को जानना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम दूसरे भाग में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।